शुरू करें क्लास। तो प्रीपोजिशन के कल कुछ यूज देखे थे। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं जो उस रूल से रिलेटेड हो या उस तरह के क्वेश्चंस जो आए हो, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आगे क्लास करेंगे। एक दो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, he jumped in the river to save the drowning child. ए बी सी, कोई गलती नहीं, तो नो एरर। सेकंड, I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. C placed the offering to God in the altar. कोई गलती नहीं, तो नो एरर। और मुझे लगता है कि देखते ही आपने बना दिया होगा, सारे क्वेश्चन लिखते लिखते बन गया होगा, है ना? नहीं बनाते एक बार फिर से देख लीजिए। He jumped in the river to save the drowning child. Drowning का मतलब डूबता हुआ बच्चा। I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. She placed the offering to God. Offering का मतलब क्या? चढ़ावा। In the altar. Altar का मतलब क्या होता है? वेदी। Altar वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार पूछता है। पूजा पाठ करने की जो जगह होती है या भगवान को जो चढ़ावा, वेदी मतलब बलि का बकरा, वेदी पर चढ़ना। तो पूजा वगैरह जो करते हैं, जो ऊंची स्थान होती है जहाँ पे कुछ रखते हैं, कुछ भी पवित्र चीजों को, तो जगह हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वेदी, और इंग्लिश में कहते हैं अल्टार। तो पहला का जवाब आपका क्या होगा? मुझे पता है। फर्स्ट का जवाब क्या है? इन की जगह इनटू कूद गया, क्लास में बना के रखे भी हम लोग। और दिया हुआ ऑन 10 o'clock की जगह क्या होगा? एट 10 o'clock. सी प्लेस द ऑफरिंग, चढ़ावा को उसने रखा, टू गॉड, जो भगवान को चढ़ावा दिया, तो कहाँ रखा? इन तो नहीं होगा, क्या होगा? ऑन, क्योंकि जो बेदी होगा उस बेदी के ऊपर में रखेंगे। जो ऑफ बेदी होता है, अल्टार होता है, उसके ऊपर में रखेंगे। तो किसी चीज के ऊपर में रखेंगे तो फिर क्या होना चाहिए था? ऑन होना चाहिए। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ प्रीपोजिशन किया, इससे ऐड किया, ऑन किया, इन किया, इनटू किया, यही चार किए थे। एट, इन, इनटू, और वो तो जब काउंट करते रहेंगे तो पता चल भी जाता है धीरे धीरे। तो एट भी था, ऑन भी था, इन भी था, इनटू भी था, इतने किए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक विद इन, हालांकि ये बहुत छोटा है लेकिन पूछता बहुत है। विद इन, विद इन, तो विद इन जो है ये इसका इस्तेमाल करते हैं किसी खास सीमा के अंदर, किसी सीमा के अंदर, किसी चीज के खास समय के अंदर।
यानी उसमें क्रॉस नहीं करता टाइम। और विद इन का जो इस्तेमाल होता है ये खास करके कंडीशन यानी शर्त ज्यादा बताते हैं। जहां कंडीशन है, जहां कोई स्ट्रिक्ट रूल या नियम है, वहां आपको विद इन का ही इस्तेमाल करना है। तो पहले तो ये समझना दोनों में डिफरेंस कैसे। हम कहते हैं इन एन आवर, इन एन आवर। तो इन एन आवर का मतलब है कि 60 मिनट में अगर एक दो दिन ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। हम कहते हैं इन अ मंथ। तो इन अ मंथ का मतलब एक महीने का मतलब ये कंफ्यूज नहीं होता कि इन अ मंथ कह रहा है तो एक दो दिन कम ज्यादा हो गया तो चलता है इन अ मंथ। 30 डेज है तो 31 हो गया, 32 डेज हो गया, तो ये इतनी समस्या नहीं रहती। यानी इन एन आवर कह रहे हैं, इन अ मंथ कह रहे हैं तो एक दो मिनट एक दो दिन का लेट कोई ज्यादा मायने। इन अ ईयर कह रहे हैं आप, इन अ ईयर कह रहे हैं और एक दो दिन लेट हो गया आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंडीशन है, कंडीशन है या विद इन है, तो इसका मतलब जो टाइम दिया गया है उसके पहले ही आपको लौटाना है। कहते हैं रिटर्न माय बुक इन अ वीक। अब ये देखिए सेंटेंस आपने V1 से शुरू किया, V1 से शुरू किया, इसका मतलब ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, आप कह रहे हैं। तो ये ऑर्डर देना हुआ एक तरह से कंडीशन हो गया। तो ऑर्डर देने की बात जब होती है, कंडीशन की जब बात होती है, तो फिर इन नहीं लिखते, फिर क्या लिखता है, विद इन। ठीक है, किसने लिख दिया, यू हैव टू टेक एडमिशन इन अ वीक। तो ऐसा नहीं, आपने लिखा यू हैव टू टेक एडमिशन, नियम होगा ना। तो एक वीक के अंदर जो टाइम आपको मिला उसके अंदर, मतलब उसके अंदर, तो इन अ वीक लोग लिख कर आ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में एग्जाम में जो एरर पता ही नहीं चलता है। इस तरह का सेंटेंस अगर आप खुद सोचिए, अगर ऐसा सेंटेंस आपको आया हुआ तो आपको क्या लगता है, बुरा तो ठीक तो है, इसमें क्या करें, इन अ वीक हम लोग ऐसा ही तो बोलते हैं। और जनरली जो स्पोकन इंग्लिश वाले सब तो ऐसा ही बोल रहे हैं, सब यही बोलते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश वाले सारे यही बोल रहे हैं, सब यही बोल रहे, तो और दिक्कत नहीं है, और लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। तो इन अ वीक नहीं लिखना, क्या लिखना है, विद इन अ वीक। जहां कंडीशन है, जहां शर्त है, जहां नियम या कानून है, वहां आपको विद इन का इस्तेमाल करना। टर्म्स कंडीशन है तो विद इन ही होगा, या कोई शर्त या नियम की बात हो रही है, कोई ऑर्डर वगैरह, तो वहां विद इन का ही इस्तेमाल करना है। और विद इन अ वीक का मतलब है एक वीक के अंदर, मतलब एक वीक के अंदर ही। विद इन एन आवर कह रहे हैं, इसका मतलब 60 मिनट के अंदर ही, उससे ज्यादा नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि इन एन आवर का तो 60 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन विद इन एन आवर का इसका मतलब 60 मिनट के पहले ही करना है। विद इन अ वीक कह रहे हैं, इसका मतलब 7 डेज के अंदर ही करना है। विद इन अ मंथ कह रहे हैं, इसका मतलब 30 डेज के अंदर ही आपको करना है। तो विद इन लिख रहे हैं, इसका मतलब जो समय का लिमिट दिया गया है उसके खत्म होने से पहले आपको कर देना है काम। तो विद इन जो है थोड़ा सा घातक है। तो इन, इनटू और विद इन, यानी ये इन वाला जो केस है ना, इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ये बार बार पूछता है। छोटा सा है लेकिन पूछेगा बार बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जाता है, छोटा सा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिसाइड और बिसाइड्स। एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है, बिसाइड और बिसाइड्स, कई बार, ढेर सारी बार। अब करना क्या होता है एग्जाम में, जहां बिसाइड लिखना रहता है वहां बिसाइड्स लिख देगा, और जहां बिसाइड्स लिखना रहता है वहां बिसाइड लिख देता है। इतना ही करता है। जहां बिसाइड लिखना है तो बिसाइड्स लिख देगा, जहां बिसाइड्स लिखना है वहां बिसाइड कर देगा, बस एस का डिफरेंस रहता है। तो एग्जाम के किसी सेंटेंस में अगर बिसाइड या बिसाइड्स आ गया तो एकदम ठंडे दिमाग से पहले सोच लेना चाहिए कि बिसाइड लिखा है तो हो सकता है वहां बिसाइड्स होना चाहिए, और बिसाइड्स लिखा है तो हो सकता है वहां बिसाइड होना चाहिए। हो सकता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि गलती करके ही आ जाओ, लेकिन एक बार चेक कर लेना, अकलमंदी है। एक बार चेक कर लेना क्या है, अकलमंदी है। जैसे सबसे पहले हम बिसाइड का मीनिंग देखते हैं कि बिसाइड का मीनिंग क्या होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ कहने का मतलब हुआ किसी चीज के बगल में। बाय द साइड ऑफ कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के बगल में, किसी चीज के किनारे, किसी चीज के नजदीक। बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के नजदीक में, किनारे में, बगल में, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, बगल में, किनारे, नजदीक। जैसे हम कहते हैं इज सिटिंग
besides me, he is sitting besides me, कि वह मेरे बगल में बैठा है, वह मेरे बगल में बैठा है। तो हो गई गलती। जैसे हम लिखा ही सिटिंग बिसाइड्स मी, हो गई गलती, वो मेरे बगल में बैठा है। तो बगल में कहना चाह रहे हैं, तो बगल में कहना चाह रहे हैं तो बिसाइड नहीं होता, क्या होगा? बिसाइड, बिसाइड्स की जगह क्या होना चाहिए था? बिसाइड। ठीक है, के बगल में, के किनारे में। ये कभी कभी क्या होता है, बिसाइड का एक और मतलब होता है, बिसाइड का एक और मतलब होता है, और बिसाइड का मतलब होता है तुलना किसी से, कंपैरिजन। क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कंपेयर, तुलना के सेंस में। और तुलना के सेंस में जैसे हम लोग कहना चाहते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप, कहाँ हम, आपके सामने हमारी क्या औकात, ऐसे से बात करते हैं, आपके सामने हमारी क्या औकात, कहाँ आप, कहाँ हम। तो ऐसे जो सेंटेंसेस आप बोल रहे होते हैं, कहाँ आप, कहाँ हम, कहाँ आपका घर, कहाँ हमारा घर, कहाँ आपके जूते, कहाँ हमारे जूते, कहाँ आपकी मम्मी, कहाँ हमारी मम्मी, कहाँ आपके माँ बाप, कहाँ हमारे माँ बाप। तो ये कहाँ का मतलब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जब इस तरह से बात करें, कहाँ आपके मम्मी पापा, कहाँ हमारे 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 माँ बाप, कहाँ आपका घर, कहाँ हमारे घर, कहाँ मेरा घर, तो इसका मतलब पोजीशन नहीं पूछ रहे हैं। आप सीधा कहना कि आपका घर बहुत अच्छा है और हमारा घर बहुत खराब, आपके घर और हमारे घर की कोई तुलना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? जब आप कह रहे कहाँ आप और कहाँ मैं, तो इसका मतलब आप सीधा कहना चाहते हैं आपसे हमारी कोई तुलना ही नहीं है, आपसे मैं तुलना, अपने आप को तुलना करने के लायक नहीं हूँ। सीधा सीधा मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जब बोलना हो आपको, तो आज से एकदम देखिए चुटकियों में कैसे बोल देंगे। जैसे आपने कहा, आई एम नथिंग बिसाइड यू। तो आई एम नथिंग बिसाइड यू कहने का मतलब हुआ कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, यानी कहां आप और कहां मैं। मेरी आपके आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसी को बहुत रोमांटिक वे में कहा, बहुत स्टाइलिश वे में, तो कहां आप और कहां मैं आपने कहा, माई हाउस, माई हाउस इज नथिंग बिसाइड योर्स। या फिर योर हाउस लिखना पड़ता, प्रोनाउन पढ़ा चुके तो योर हाउस दोबारा लिखते फिर एरर हो जाता, तो आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तो योर्स। तो माई हाउस इज नथिंग बिसाइड योर्स। ये एग्जाम में भी आ सकता है, एरर में भी, ये सब कुछ ठीक लिख देता है योर, माई हाउस इज नथिंग बिसाइड योर या यू। तो भाई घर के सामने यू कैसे, मेरा तो मेरा माई हाउस, मेरा घर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं का मतलब वो फूक देगा तो हमारा घर उड़ जाएगा क्या? वो छू देगा तो हमारा घर टूट जाएगा क्या? ऐसा क्या, मेरा घर तुम्हारे सामने कुछ नहीं, तो होना चाहिए कि मेरा घर तुम्हारे घर के सामने कुछ नहीं। नहीं, कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ मेरा घर। तो यू लिख देंगे या योर लिख देंगे, दोनों में गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तो नहीं कि तुम्हारे सामने मेरा घर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या कि वो हमारे घर को छू देगा तो हमारा घर उड़ जाएगा क्या? वो हमारे घर को देख देगा तो हमारा घर गिर जाएगा क्या? कि मेरा घर तुम्हारे सामने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि मेरे तुम्हारे घर के सामने हमारे घर की कोई हस्ती नहीं है, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है हमारे घर से। तो इसी को कहते हैं कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ हमारा घर। तो इसको माई हाउस इज नथिंग बिसाइड योर्स, माई हाउस इज नथिंग बिसाइड योर्स। ठीक है, आई एम नथिंग बिसाइड यू, यू आर नथिंग बिसाइड यू, मी। ऐसा भी कह सकते हैं, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। तो यू आर नथिंग बिसाइड मी, यू आर नथिंग बिसाइड मी। ऐसा ही हमारे पास है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है इन एडिशन टू, के अलावा। क्या मतलब बिसाइड्स का? इन एडिशन टू, किसी के अलावा, किसी के अलावा, इन एडिशन टू, अलावा।
तो जब हम किसी के अलावा कहना चाहते हैं या कोई छोड़कर, के अलावा एक्स्ट्रा कुछ ये हुआ, के अलावा इन एडिशन, ये एक्स्ट्रा कुछ हो गया। जैसे कहा आई नो नथिंग बिसाइड्स यू। और कितना रोमांटिक सेंटेंस हो गया, आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे अलावा किसी चीज की जानकारी, बस मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं पता। यानी जो हो सो तुम हो, तुमको छोड़कर तुम्हारे अलावा हमें कुछ नहीं पता। जो हो सो तुम हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, ये हमने लिखा बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन देयर वर 3 more children with him। जरा ध्यान देना है, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, अब क्या कहना चाहते हैं, उसके बच्चों के अलावा, देयर वर 3 more children with him, उसके साथ 3 और बच्चे थे। यानी उसके बच्चे, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन को, उसके अपने बच्चे के अलावा उसके साथ 3 और बच्चे थे, चाहे पड़ोसी को हो चाहे अगल बगल कहीं के हो। अब एग्जाम में देखिएगा क्या करेगा, यही जो बिसाइड्स लिख रखा है, इस बिसाइड्स की जगह बिसाइड लिख देता है एग्जाम में, यही करता है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में या कभी, तो देखिएगा सिंपल यही होगा कि आपको जहां इस सेंटेंस में पक्का बिसाइड्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मीनिंग क्या है, के अलावा, को छोड़कर, उसके अलावा एक्स्ट्रा में, और यहाँ बिसाइड लिख देगा। यहाँ पर साफ साफ मीनिंग क्या है, आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, मुझे तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा, तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं पता। और यहाँ बिसाइड लिख देगा, आई एम नथिंग बिसाइड यू, तुम्हारे बगल में मैं कुछ नहीं हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनेगा। आई एम नथिंग बिसाइड यू अगर हम लिख रहे हैं, तो फिर या तो फिर इसका दूसरा मीनिंग होगा कि तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात नहीं है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो तब हो सकता है कि आई एम नथिंग बिसाइड यू अगर ये कहना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ यहाँ यह देखिएगा, यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है मीनिंगफुल है। ध्यान देना, यहाँ इस सेंटेंस में 2 मीनिंग लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम लिखते हैं आई एम नथिंग बिसाइड्स यू, तो इसका मतलब हुआ कि हम कहना चाहते हैं कि मैं आपके, सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ, आई एम नथिंग बिसाइड्स यू। तो अगर हम क्या, सॉरी, आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, नो, तो आई एम नथिंग नहीं कह रहा, आई नो, मतलब आई एम है, आई एम होता तब दोनों मीनिंग हो जाता, ये तो आई नो है। तो आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, तो आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, इसका मतलब कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं पता। यही अगर होता आई एम नथिंग बिसाइड यू, आई एम नथिंग बिसाइड यू, तो वो भी मीनिंग निकल जाता, आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। तो कभी कभी वर्ड्स का सेंटेंस, जो सेंटेंस का सेंस जो रहता है, वो अलग अलग सेंस, एक ही सेंटेंस में अगर 2 अलग अलग प्रीपोजिशन हम रख दिया, 2 अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। तो मेरा ध्यान अब तक जा रहा था, यहाँ आई एम लिखा था, आई एम तो लिखा हुआ नहीं था, क्या आई नो है, तो आई नो नथिंग बिसाइड्स यू, इसका मतलब मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं जानता। यहाँ अगर बिसाइड लिख देंगे तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, यहाँ बिसाइड लिख देंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आई एम नथिंग बिसाइड यू कहे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, वो भी सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग, या आई एम बिसाइड यू, आई एम बिसाइड यू कह रहे हैं, ये भी सही हो सकता है, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। आई एम बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में। आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। आई एम नॉट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में नहीं हूँ। देखिए तीनों सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। आई एम बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। आई एम नॉट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में नहीं हूँ। तीनों का अलग अलग मीनिंग निकल गया ना, कि आई एम बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। आई एम नॉट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में नहीं हूँ। आई एम नथिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। तो कुछ कुछ सेंटेंस का जो है मीनिंग निकल, वो तो सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या निकल रहा है। तो जनरली क्या करता है एग्जाम में, मैंने क्या बताया कि जहां बिसाइड होना चाहिए वहां बिसाइड्स लिख देगा, जहां बिसाइड्स होना चाहिए वहां बिसाइड लिख देगा। अगले एग्जाम में आप देख लेंगे, टेस्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देख ही लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार आप एग्जाम में देखेंगे बिटवीन और अमंग, कई बार आ चुका है, 1-2 बार नहीं, कई बार। अभी मैं उस प्रीपोजिशन पे भी ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो बार बार आ रहा है, एट, ऑन, इन, इनटू, विद इन,
ये सब ऐसा, और एक बार में एक क्वेश्चन, हम तो इतना 7-8 हमने पढ़ लिया, एक साल में तो एक क्वेश्चन भी आ गया तो प्रीपोजिशन से काफी हो जाता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो रिपीट करता रहता है बार बार, एट, ऑन, इन, विद इन, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन करके देखेंगे तो बहुत बार मिलेगा, कई बार मिलेगा, बार बार मिलेगा आपको। इसको थोड़ा इसको संभल के रखना करना पड़ता है। बिटवीन और अमंग, तो बिटवीन और अमंग इस दोनों का मतलब होता है किसी के बीच में। बिटवीन का और अमंग दोनों का मतलब होता है किसी के बीच में, मध्य में, मिडिल, बीच में। अब डिफरेंस क्या है उसे देखते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल नॉर्मली दो के बीच के लिए क्या आता है, और अमंग का इस्तेमाल जो है मोर देन टू के लिए होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल, इसको ध्यान रखना है कि के बीच में ही कह रहे हैं, लेकिन दो के बीच में अगर है, दो के बीच में अगर है, तो दो के बीच के लिए हमारे पास क्या है, बिटवीन। अब दो से अधिक के बीच में कहने के, दो से अधिक है उसके बीच में बात कर रहे हैं, तो दो से अधिक के बीच में बात करनी होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फिर एमंग। दो से अधिक जैसे ये बात आएगी हमारे पास आ जाएगा एमंग, ध्यान रह जाएगा, दो से अधिक में एमंग। इसको ध्यान, जैसे आप एग्जाम्पल लिख देते हैं, यू आर सिटिंग बिटवीन योर फादर एंड योर मदर। योर एक बार भी लिख दे तो भी काम चल जाता, तो योर फादर एंड मदर। अब इसी में क्या करेगा, ये बिटवीन जो लिख रखा है, बिटवीन की जगह अमंग कर देगा। तो जब दो ही चीज है तो उसके बीच में आपको बिटवीन, जैसे हमने लिखा राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, कि राम इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, कि राम जो है सीता और लक्ष्मण के बीच में खड़े हैं। तो दो ही हुआ, सीता और लक्ष्मण दोनों के बीच में। तो जहां सिर्फ दो की बात हो रही हो, जहां सिर्फ दो की बात हो रही है, तो वहां बिटवीन का इस्तेमाल कर लीजिए। अब दो से अधिक है, दो से अधिक है, तो आप अमंग का इस्तेमाल कीजिए। देयर इज अ टेररिस्ट अमंग द क्राउड, कि कहीं भीड़ है, और भीड़ में कहते हैं इस भीड़ में तो कोई ना कोई आतंकवादी है, एक आतंकवादी छुपा है, इस भीड़ में कई आतंकवादी या एक आतंकवादी छुपा है, इस भीड़ में इसमें कोई आतंकवादी, ढेर सारे लोग उसके बीच में है, तो अमंग का इस्तेमाल कर दिए। हमने कहा मोहन इज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज, तो बिल्कुल सही है। मतलब 10-20-25 लड़के होंगे, बॉयज होंगे, उस बॉयज में आप कहते हैं मोहन सबसे लंबा है। 10-20-25 लड़कों को लिया, बॉयज को लिया, आपने कहा उसमें मोहन सबसे लंबा है। तो मोहन इज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज, कि मोहन जो है बॉयज के बीच में यानी लड़कों के बीच में मोहन सबसे लंबा है। दो से अधिक की बात हो रही है, जनरली बात है, दो से अधिक। यह एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक वर्ड और यूज होता है एग्जाम में कभी कभी, amongst। तो जो among का मतलब है, जो between का मतलब है, वही amongst का ही मतलब है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि amongst का इस्तेमाल तब अच्छा या ना बना जाता है जब वर्ड विथ अ वॉल साउंड, कि कोई ऐसा वर्ड का यूज करना हो जो वॉल साउंड से शुरू होता है, तो among के जगह पे amongst ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ध्यान समझने की बात है, ध्यान समझने की बात है। क्या कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाए या कोई ऐसा वर्ड प्रेफर किया जाए जो वॉल से शुरू हो रहा हो, तो एमंग से ज्यादा बेहतर एमंग्स्ट माना जाता है। जैसे हमने लिखा
Sweets were distributed amongst us. अब us जैसे लिख रहे हैं us, तो us क्या हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है, यू क्या हो गया? वॉल हो गया। तो इसके वॉल हो जाने की वजह से, वॉल होने की वजह से यहाँ एमंग से ज्यादा प्रिफर किया जाता है। एमंग्स्ट ये क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एमंग भी है और एमंगस्ट भी है फिल करने के लिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जहां एमंग या एमंगस्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट जो भी यूज हो रहा है, क्या वो बॉल से शुरू हो रहा है? अगर वो बॉल से शुरू हो रहा है और उसका साउंड बॉल है, तो आप एमंग से बेहतर है एमंग्स का इस्तेमाल करें। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन रहती है, एमंग भी रहता है एमंग्स भी रहता है। अब एग्जाम में एमंग्स दे देता है और बच्चों का ध्यान नहीं देता ये एमंग्स क्यों दे दिया, एमंग में क्या। और हम लोग उल्टा एमंग ज्यादा सुन के रखे हैं कि ज्यादातर तो लोग एमंग 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 का यूज करते हैं, एमंग्स का यूज तो कम ही करते हैं। और एग्जाम में एमंग्स दे दिया तो फिर हम ये ध्यान ही नहीं देते, एमंग्स्ट अस भी हमारे लिए कॉमन वर्ड है। अब ये हम अस देखेंगे कि अस जो है यूज वॉल से शुरू हो रहा है, इन सब चीज से हमें ज्यादा लेना देना नहीं रहता है कई बार। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, ये क्लियर हो गया कि दो है तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक है तो एमंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर वॉल से शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो उसके साथ एमंग्स का इस्तेमाल करती है, ध्यान रखना। इसके बाद भी कभी कभी क्या किया है कि कई बार एग्जाम में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि ग्रामर ये भी कहता है कि दो से अधिक के बीच में भी बिटवीन का इस्तेमाल हो सकता है अगर कुछ कंडीशन हो तो। दो से अधिक के बीच में भी, दो से अधिक के बीच में भी बिटवीन का इस्तेमाल हो सकता है अगर कुछ कंडीशन हो तो। क्या है ऐसा कंडीशन भाई? बिटवीन अगर मोर देन टू हो लेकिन फिक्स्ड हो, मोर देन टू हो लेकिन फिक्स्ड हो, तय हो, एकदम संख्या सीमित हो, लिमिटेड हो, एकदम फिक्स एग्जैक्ट नंबर। फिक्स्ड है मतलब डेफिनेट नंबर दिया हुआ, डेफिनेट नंबर दे रखा हो, या शेयर की बात कर रहा हूं, या क्या बात कर रहा हूं, शेयर, म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन की बात हो, शेयर की बात करो कि आपस में शेयर या डिवाइड हुआ है, तो बिटवीन का इस्तेमाल पॉसिबल है। फिक्स नंबर हो, मोर देन टू भी हो लेकिन फिक्स नंबर हो। और ये सब जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये तो अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला एग्जाम्पल ही बिटवीन का यही है, पहला एग्जाम्पल ही यही है। उसने लिख रखा है कि स्विट्जरलैंड ही है, हाँ, स्विट्जरलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। पांच देश का नाम, पांच या छह देश का नाम लिख रखा है, पांच देश का नाम तो कम से कम है मेरे ख्याल से, 5 कंट्रीज का नाम लिख रखा है। अब देख लीजिएगा मैप में किस किस कंट्री का, वही सेंटेंस ऑक्सफोर्ड में लिखा है कि स्विट्जरलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जो भी है, चार पांच देश है, पांचों देश, पांच या छह देश का नाम लिख रखा है। एग्जाम्पल ही ये देखा है, तो हम लोग अपने देश से उठाते हैं, ये तो ऑक्सफोर्ड में लिख रहा है, हम लोग हमने लिख लिया यूपी इज सिचुएटेड बिटवीन एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है अब वो देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, राजस्थान का कोई पार्ट टच करता है क्या? एमपी में तो टच करता होगा, उत्तराखंड, चलिए इतना भी काफी है। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, कितने हो गए, 2 4 5 एंड दिल्ली, इतना तो है ही। एक दो स्टेट और हो सकता है इसमें, कोई देख लीजिएगा तो आपको आराम हो सकता है कि राजस्थान को टच करता हो सकता हो कि
राजस्थान को तो मुझे लगता है शायद टच करता ही है किसी आसपास के इलाके में, फिर जो हुई हो देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। तो 6 तो हो ही गए, 8 है। हम लोग जब जीएस की तैयारी करते थे उसमें 8 स्टेट आता था, यूपी 8 स्टेट को टच करता था। अभी तो मैंने 6 ही लिख रखा, 2 कहीं ना कहीं और होगा ही होगा। खैर तो 5 भी हो गया तो काफी हो गया ना। तो फिक्स्ड है, 8 है, 6 है, सब फिक्स है। तो जब फिक्स नंबर है तो आप आराम से बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिक्स नंबर कैसे पता चला, काउंट करके देख लीजिए। या तो यहाँ 6 सीधा लिखा रहता कि यूपी इज सिचुएटेड बिटवीन 8 स्टेट्स, यूपी इज सिचुएटेड बिटवीन 8 स्टेट्स, तो 8 स्टेट्स लिखा तो भी पता चल गया। 8 स्टेट नंबर में नहीं लिखकर हमने 8 स्टेट का नाम लिख दिया तो भी तो फिक्स ही हुआ। ठीक है, तो ये गेम खेलता है कि सिंपल नंबर नहीं लिख रहा है बल्कि क्या करेगा, क्या करना है उसको कि सबका नाम लिख देगा तो भी बात होगा। या सेंटेंस ऐसे पूछ लिया, द पैटर्नल property was divided between, कुछ भी कर दिया, मान लो बिटवीन कर दिया, द पार्ट वाज, द कॉर वाज, कुछ भी हो सकता है, बिटवीन द 4 ब्रदर्स। तो 4 ब्रदर्स लिख रहे हैं तो भी क्या फिक्स नंबर हो जा रहा है, पांडवाज लिख रहे हैं तो भी फिक्स नंबर हो जा रहा है, कौरवाज लिख रहे थे तो भी फिक्स नंबर हो जा रहा है। तो द पैटर्नल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द 4 ब्रदर्स। तो यहाँ एग्जाम में क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पहले से अमंग लिख के देगा। उसको पता है कि मोर देन 2 में आप अमंग करके आएंगे, नो एरर करके आएंगे। तो एग्जाम में जानबूझकर ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेगा, अमंग देगा ताकि आप नो एरर करके आए। तो हो गया उल्टा इसका मतलब कि अमंग देकर आना तो आपको बिटवीन करके आना है, और अगर पहले से बिटवीन दे रखा है तो आपको यहाँ एरर कर, नो एरर करके आना चाहिए, तब आप अमंग करके आ जाएंगे। यानी समझ रहे हैं, उल्टा हो जाता है कि अगर उसने पहले से मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया तो आप जल्दबाजी में रहते हैं, क्या करके आना चाहिए, इसको नो एरर करके आना के आप बिटवीन को अमंग कर देंगे, करके आना चाहिए नो एरर, लेकिन आप करके आ जाएंगे बिटवीन को अमंग। या अगर अमंग करके आ गया और फिक्स नंबर था तो अमंग को आपको बनाना था बिटवीन, लेकिन आप क्या करके आ जाएंगे, नो एरर। तो जहां नो एरर करके आना चाहिए वहां एरर करके आ जाएंगे, जहां एरर करके आना चाहिए वहां नो एरर करके आ जाते हैं। यही होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। इसके बाद जब मैं कंजंक्शन पढ़ा रहा था तो एक बात मैंने बताई थी कि कभी कभी पेयर का इस्तेमाल होता है बिटवीन के साथ एंड का, टाइम बताने के लिए खास करके, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक दो बार नहीं कई बार। तो हम बिटवीन के साथ क्या करते हैं, एंड का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे एग्जाम में लिख दिया यू कैन मीट मी बिटवीन 1 PM टू 3 PM। कह दिया कि यू कैन मीट मी, कि आप मुझसे मिल सकते हैं बिटवीन 1 PM टू 3 PM। तो हिंदी में लगा ठीक रखे कि भाई मुझे 1 बजे से 3 बजे के बीच में मिल सकता हूँ, ठीक तो है, मुझसे 1 बजे से 3 बजे के बीच में मिल लेना, लगा ठीक ही है, अच्छा है। तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्या होगा, बिटवीन है तो बिटवीन के साथ समय बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन में टू नहीं इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड। तो क्या लिखेंगे, यू कैन मीट मी बिटवीन 1 and 3 PM, बिटवीन 1 and 3 PM। एंड ही सुनने में किसी लोग को बुरा लगता है, कहीं लिख दिया ना बिटवीन 1 and 3 PM, लोग एंड को काट के 2 कर देते हैं। कई बार लोग ऐसा ही करते, जहां लिखा यू कैन मीट मी बिटवीन 1 and 3 PM या बिटवीन 3 and 5 PM, 3 PM and 5 PM, तो लोग एंड को काट के 2 कर देते हैं, उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता ना। और लोग बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश बोलते भी है बिटवीन के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, तो बिटवीन के साथ टू नहीं होता, बिटवीन के साथ क्या होता है, एंड। ठीक है, बिटवीन 3 PM एंड 5 PM, बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। तो टाइम अगर बताना है प्रीपोजिशन में तो बिटवीन के साथ एंड का पेयर होता है, और ये प्रीपोजिशन है दो समय के बीच में, ध्यान रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आती है, तो ये बिटवीन, ये बिटवीन अमंग काफी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन अमंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग,
विद इन, इनटू, ऑन, एट, ये सब वो प्रीपोजिशन है जो कितने बार पूछा वो पूछिए मत, एग्जाम में जाकर देखेंगे तो ये सब सुनने में आसान लगता है, और इतने अगर कर जाते तो गारंटी रहता है किसी में से कुछ ना कुछ आना रहता है। ये भी ध्यान रखिए कि ऑन है, एट है, इन है, इनटू है, विद इन है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, बिटवीन है, अमंग है, अमंगस्ट है। ये 10-12 हो गए ना अभी, तो ये 10-12 ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाने वाला। वैसे ही अभी मैं चुन चुन कर उसी को ज्यादा करवा रहा हूँ जो कि एकदम पूछा जाता ही है, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये हमसे मिस ना हो कि ये अगर आ जाए तो कोई भी समझदार पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो है वो इसमें मिस नहीं करेगा। इसलिए आप भी मिस नहीं करेंगे भाई, आपका भी बिल्कुल और एक आध ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन हो लोग मिस भी करके चले जाते हैं, तो जहाँ स्टूडेंट मिस करेंगे वहाँ आपने मिस करेंगे। इसमें यह भी ध्यान रखना कि इसी में एक दो चीजें ऐसी है जिसमें बच्चे बिल्कुल ऐसे विद इन वाले में मिस करते हैं, बिटवीन वाले में मिस करते हैं, अमंग वाले में मिस करते हैं, अमंगस्ट वाले में मिस करते हैं। अब ये 4-5 अगर आप दूसरा मिस करके आ रहा है और आप ये 4-5 जगह सही करके आ जाएंगे, जाहिर सी बात है आपका लठ मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अभी हमने देखा बिसाइड, बिसाइड्स और बिटवीन और अमंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का इस्तेमाल भी कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। अक्रॉस का क्या क्या मीनिंग होता है पहले उसे समझ लीजिए। अक्रॉस का एक मतलब होता है कि उस पार, के उस पार कहने का मतलब हुआ कि अगर ये नदी है, ये नदी है, तो नदी के उस पार। जैसे हमने कहा देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर, या देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस द रोड कह रहे हैं, अक्रॉस द रिवर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि रोड के उस पार या नदी के उस पार, दूसरी तरफ, अक्रॉस, दूसरी तरफ, के उस पार, ठीक है, किसी चीज के दूसरी तरफ, ठीक है, के उस पार, इस चीज के दूसरे तरफ। क्लियर है? एक ये मीनिंग होगा के उस पार। दूसरा इसका मीनिंग होता है आर पार। आर पार कहने का मतलब हुआ फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, एक तरफ से दूसरे तरफ, तो आर पार, आर पार, एक तरफ से दूसरे तरफ। जैसे हम कहते हैं यही एक नदी लिया, ठीक है, मान लेते ये नदी है, नदी है, अब नदी के ऊपर एक पुल है, तो नदी के ऊपर जो है पुल होगा, ये तो नदी के इस पार से उस पार तक होगा ना, तो एक तरफ से दूसरी तरफ, एक साइड से दूसरी तरफ तक। तो यही मीनिंग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, किसके अक्रॉस के दोनों मीनिंग है। अक्रॉस का ये मीनिंग भी है कि किसी चीज के दूसरे तरफ, और साथ साथ अक्रॉस का ये भी मीनिंग है कि एक तरफ से दूसरे तरफ, एक तरफ से दूसरे तरफ। तो जब एक तरफ से दूसरे तरफ कहते हैं, अब इसे एग्जाम्पल लिया, हम लिखा शास्त्री स्वयं अक्रॉस द गंगा टू रीच हिज स्कूल, कि शास्त्री स्वयं अक्रॉस द गंगा टू रीच हिज स्कूल, कि अपने स्कूल में अगर उनको पहुंचना होता था, अपने स्कूल में उनको जाना होता था, तो गंगा को पार करके जाते थे। अपने स्कूल में जाना होता था, अपने स्कूल में पहुंचना होता तो गंगा को पार करके जाते थे, गंगा को तैर करके जाते थे, गंगा को पार करके जाते थे, गंगा को तैर करके जाते थे। तो गंगा को अगर पार करके जा रहे हैं, गंगा को अगर तैर करके जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि गंगा को पार किया, गंगा को तैर कर एक तरफ से उस तरफ गए, तो पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे ना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, पूरा तैर कर जाएंगे, तो एक पार से दूसरा तरफ तक। ये हमने लिखा देयर इज अ ब्रिज across the रिवर, या नदी को ज्यादा लंबी हो गई, द रिवर इधर लिख दिया है,
तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या कि नदी के इस पार से उस पार तक पुल है, यानी एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहा होगा, एक साइड को दूसरे साइड से मिला रहा होगा। तो अक्रॉस के दोनों मीनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अक्रॉस का मतलब किसी चीज के उस तरफ या दूसरी तरफ भी होता है, और अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ भी होता है। दोनों मीनिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक छोर से दूसरे छोर, एक तरफ से दूसरे तरफ, दोनों मीनिंग को ध्यान रखना है। और अभी और भी मीनिंग है अक्रॉस का, कई बार पूछा है अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग, तीसरा मीनिंग होता है अक्रॉस का चप्पे चप्पे। चप्पे चप्पे कहने का मतलब क्या, एवरीवेयर, यानी हर जगह, हर जगह, चप्पे चप्पे में। जैसे आपने कहा यू कैन सी कास्टिज्म अक्रॉस इंडिया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आप चप्पे चप्पे में, भारत के कोने कोने में, भारत के चप्पे चप्पे में, भारत के कोने कोने में आप जातिवाद देख सकते हैं। क्या यू कैन सी करप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यू कैन सी करप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस इंडिया कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में आप भ्रष्टाचार देख सकते हैं। पूरे भारत में, कोई कहेगा चप्पे चप्पे में, भारत के चप्पे चप्पे में आप भ्रष्टाचार देख सकते हैं, कोई कहेगा भारत के कोने कोने में आप भ्रष्टाचार देख सकते हैं, कोई कहेगा भारत में हर जगह आप भ्रष्टाचार देख सकते हैं। तो अब हिंदी में बोलने वाले क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चप्पे चप्पे बोलते हैं, चाहे कोने कोने बोलते हैं, चाहे हर जगह बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अक्रॉस लिखा है, इसका मतलब हर जगह कहने का सेंस होता है। तीन मतलब हो गया, किसी चीज के दूसरे तरफ, किसी चीज के दूसरे तरफ, किसी चीज के आर पार, और किसी चीज के हर तरफ। हम कहते हैं द मदर किस्ड हर बेबी अक्रॉस हिज फेस। तो इसका मतलब जैसे फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि बेटा जुदा हो गया या किडनैप कर लिया, कि जान को खतरे आ गया, तब उसकी मम्मी को बेटा मिला, तो देखा छोटा सा बच्चा है, मम्मी कैसे पूरा पूरा मुंह में यहाँ 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 पूरे, तो ये वो अक्रॉस हिज फेस। या कभी कभी किसी की हत्या करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, फिल्म में देखते हैं चाकू मारे ठीक 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 ठीक, पूरा इधर 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 इधर, हर जगह, हर जगह चप्पे चप्पे। मतलब हमने कहा कि पूरे शरीर को उसने चाकुओं से गोद डाला था, चाकुओं से खोद डाला था, यानी पूरे शरीर पर हमला कर दिया। तो ये तो ही हिट हिम अक्रॉस हिज बॉडी, या ही स्टैब्ड हिम अक्रॉस द बॉडी। तो अक्रॉस द बॉडी लिख रहा है, अक्रॉस हिम लिख रहा है, अक्रॉस हिज फेस लिख रहा है, अक्रॉस स्टमक लिख रहा है, इसका मतलब कि हर जगह, स्टमक के हर जगह पे। अक्रॉस बॉडी लिख रहा है मतलब बॉडी के चप्पे चप्पे में, हर अंग में। अक्रॉस फेस लिख रहा है, इसका मतलब फेस के हर हिस्से में। तो अगर हम हर हिस्से कहना चाह रहे हैं, हर जगह कहना चाह रहे हैं, तो भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, अक्रॉस। और अभी और है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है कि अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं हम टू डायमेंशनल प्लेस, या कोई प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो टू डायमेंशनल है, कोई प्लेस या कोई ऑब्जेक्ट जो है टू डायमेंशनल, जिसके दो ही डायमेंशन। जैसे ये घर है, तो घर का दो डायमेंशनल नहीं होता, तीन डायमेंशन होता है। घर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। जैसे जंगल है तो जंगल में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और साथ साथ पेड़ होने की वजह से ऊंचाई भी होती है। ये भी होगा, मान लो ये जंगल का एरिया है, तो खाली लंबाई चौड़ाई तो नहीं होगी, जंगल में तो पेड़ भी होगा, तो पेड़ होगा, पेड़ की वजह से ऊंचाई भी होगा ना। खाली जंगल में लंबाई तो नहीं कि इधर पेड़ जंगल है, इधर पे खाली लंबाई और चौड़ाई है। पेड़ होने की वजह से जंगल में ऊंचाई भी है। यानी शहर है, कोई शहर, शहर भी दो डायमेंशन नहीं होता, तीन डायमेंशन का। शहर में लंबाई नहीं है, चौड़ाई भी है, और साथ साथ बिल्डिंग वगैरह है, तो इसकी वजह से ऊंचाई भी है। ठीक है, तो जो टू डायमेंशनल प्लेसेस होते हैं, वहां अगर कोई मूवमेंट होता है, तो वहां पर हम लिखते हैं अक्रॉस। यानी अगर शहर से कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे अलग प्रीपोजिशन है, जंगल से कोई मूवमेंट हो रहा है तो अलग प्रीपोजिशन। लेकिन अगर समंदर से अगर हो रहा है, तो नदी के ऊपर चलते हैं, तो नदी के ऊपर में तो आप नदी के नीचे तो चलते नहीं, नदी के ऊपर चलते हैं, तो नदी के ऊपर है तो आपके इधर भी नदी, इधर भी नदी, यही तो होता है। दोनों तरफ आप दो साइड होते हैं। आप
मतलब नदी नीचे भी होगा, लेकिन आप उसके नीचे रहते नहीं है। लेकिन शहर में चलते तो शहर में किसी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और पानी रहता तो पानी के ऊपर में रहते, तो आपके दो ही तरफ पानी दिखता है। और यह मरुस्थल से गुजरते हैं, तो मरुस्थल में आप जिधर जा रहे हैं इधर भी आपको रेत ही दिखेगा चारों तरफ, उसमें ऊंचाई जैसी कोई चीज नहीं होती है। और कहीं कहीं बालुका का टीला भी आता है, बालुका स्तूप वगैरह उसको हम लोग कहते हैं, तो वो कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा स्थान होता है, रेगुलर नहीं होता है। तो इसलिए हम डेजर्ट में दो ही पार्ट मानते हैं। यह हमारा खेत है, तो खेत में भी जब आप चल रहे हैं तो उसके क्या लंबाई चौड़ाई है। तो जो दो डायमेंशनल प्लेसेस होते हैं उस सब में क्या लगता है, टू। जैसे हम लिखा, इज वॉकिंग इज वॉकिंग अक्रॉस द डेजर्ट, कि वह मरुस्थल से गुजर रहा है या मरुस्थल से टहल रहा निकल रहा है, या ही इज पासिंग अक्रॉस द डेजर्ट। तो मरुस्थल से गुजर रहा है, मरुस्थल से निकल रहा है। तो मरुस्थल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, मरुस्थल में ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। और कहीं कहीं जो बालू का स्तूप होता है तो वो कहीं कहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। डेजर्ट नॉर्मली ऐसा ही रहता है, और बीच में मान लो कहीं एक बालू का स्तूप यहाँ ऐसा हो गया, लंबा सा हो गया, तो वो पूरे मरुस्थल का पार्ट नहीं होना, थोड़ा सा कहीं, तो इसकी वजह से उसको थ्री डायमेंशन नहीं मान लेंगे। तो नॉर्मली यही दिखाया था, मरुस्थल में रेत ही रेत रहता है, चारों तरफ चला, तो उसमें ऊंचाई का कंसेप्ट नहीं होता है। इसलिए मरुस्थल को हम लोग टू डायमेंशन मानते हैं। या नदी भी है उसको टू डायमेंशन मानते हैं, कि जहां हम ऊपर में नाव चला रहे हैं वहीं दो तरफ दिखता है। नदी अगर पानी है भी तो वो हमें दिखता नहीं है, और उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं होता है। तो फिर समंदर में भी कहेंगे, ये रेत में भी कहेंगे रेत जमीन के नीचे भी तो है, खाली रेत ऊपर में तो नहीं, रेत जमीन के नीचे भी तो हो सकता, तो हर जगह थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। तो टू डायमेंशनल प्लेस में जहां मूवमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्रॉस होगा। हम लिखा, ही इज वॉकिंग अक्रॉस हिज फील्ड, कि अपने फील्ड में, अपने खेत में इधर उधर घूम रहा होगा, फील्ड होगा, खेत होगा, मैदान होगा, उसमें इधर उधर एक्रॉस घूम रहा होगा, टहल रहा होगा। ठीक है, तो अभी हमने आधे ही प्रीपोजिशन किए जो इंपॉर्टेंट है उसमें से, अभी बहुत बाकी है प्रीपोजिशन करना। जैसे अक्रॉस है, उसके बाद थ्रू है, ओवर है, राउंड है, अराउंड है, विथ है, बाय है। तो अभी मतलब 10-12 और इंपॉर्टेंट बाकी है। ये नहीं कि ये 10-12 कर लिए, कम से कम 25 प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिस पर आपको 25 में कह रहा हूँ, और उस 25 में से एग्जाम में क्या होता है, एक कोई आता है। इतने पढ़ के जाएंगे, एक या दो कोई आता है। और उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आता है, वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। दोनों मिलाकर एग्जाम में प्रीपोजिशन से 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 20-25 आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा, और 1-2-3 क्वेश्चन जो रहेगा वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन से रहेगा। तो पढ़ना तो आपको इंपॉर्टेंट जितना है सब पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ओके।